Hello everyone, welcome to Efforts. So again I am here with another video. आज हम B.Ed 4th सेमेस्टर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि हमारा पेपर एडू B.Ed 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इसके यूनिट 4 को पढ़ेंगे। अदर इश्यूज़ इन एजुकेशन, ये काफ़ी छोटा सा यूनिट है और बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं इसमें। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा सो दैट आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आप एक परफेक्ट आंसर या स्कोरिंग आंसर लिख सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन एजुकेशन, देन प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन एजुकेशन और लास्टली प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I'm Captain Jack Sparrow. लैंग्वेज प्रॉब्लम इन एजुकेशन यानी शिक्षा में भाषा की समस्या। सबसे पहली प्रॉब्लम है द मदर टंग वर्सेस इंग्लिश डिवाइड। Many students speak a local language or dialect at home but are forced to study in English or a dominant regional language at school, making initial learning highly confusing. मातृभाषा बनाम अंग्रेजी विभाजन। अब ज़्यादातर छात्र अपने घरों पर तो अपनी मातृभाषा या कोई स्थानीय बोली ही बोलते हैं और जैसे ही उनका एडमिशन किसी स्कूल में होता है वहाँ पे उन्हें ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी बोलना या पढ़ना सिखाया जाता है और इस वजह से बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाती है। मतलब वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है, उसको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसे वो भाषा ही नहीं समझ आ रही है, तो उस भाषा में पढ़ाए जाने वाले कंसेप्ट्स कैसे समझ आएंगे। तो सबसे बड़ा लैंग्वेज इशू तो ये रहता है एजुकेशन में कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, उसकी क्षेत्रीय बोली में पढ़ाया जाए या फिर उसे अंग्रेज़ी भाषा सिखाई जाए। Poor conceptual understanding. When children are taught in a language they don't speak fluently, they resort to rote memorization, cramming, to pass exams rather than actually understanding the concepts. खराब वैचारिक समझ। जब बच्चों को किसी ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जो भाषा उन्हें समझ में ही नहीं आ रही है तो वो अवधारणाओं को समझने के बजाय उसे रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनके कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। वो चीज़ों को सिर्फ रट लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में लिख सके और मार्क्स पा जाएं। हाई ड्रॉप आउट रेट्स। स्टूडेंट्स हु फेस सेवर लैंग्वेज बैरियर्स ऑफन फील डिसकनेक्टेड, लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज़ एंड आर मच मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल अर्ली। जब बच्चों को बार बार भाषा को लेकर परेशानी होती है, उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि ये चीज़ें शायद उनको कभी समझ नहीं आएंगी या वो इसे सीखने में सक्षम नहीं है और इस वजह से कई बच्चे बीच में ही स्कूल को छोड़ देते हैं, यानी अपनी पढ़ाई से क्विट कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बस का नहीं है इंग्लिश बोल पाना या इंग्लिश सीख पाना। Lack of quality learning material. There is a massive shortage of high quality modern textbooks and educational resources written in local regional languages, especially for science and technology subjects. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री की कमी। जाहिर सी बात है कि स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी हुई किताबें मौजूद नहीं होती हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे तो आपको साइंस या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स इंग्लिश या हिंदी इन दो लैंग्वेजेस में ही मिलेंगे। बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत ही कम ऐसी बुक्स होती हैं जो प्रिंट हो पाती हैं। बच्चे को अपनी रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर आती है बाकी किसी फॉरेन लैंग्वेज या फिर किसी एनफोर्स्ड लैंग्वेज के कंपैरिजन में। टीचर ट्रेनिंग गैप्स। Many teachers are not trained to handle multilingual classrooms or lack fluency in the official medium of instruction themselves, which reduces teaching quality. शिक्षण प्रशिक्षण अंतराल। कई शिक्षक तो ऐसे होते हैं जिन्हें बहुभाषी होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी वो खुद अलग लैंग्वेजेस नहीं बोल पाते हैं। मतलब कुछ ऐसे टीचर होंगे जो सिर्फ हिंदी में फ्लुएंट होंगे तो उनसे इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में फ्लुएंट होंगे, उन्हें हिंदी के शब्दों में दिक्कत होगी। और हम में से ज़्यादा लोग अक्सर दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके ही पढ़ाते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम इसमें टीचर ट्रेनिंग में भी कमी देख पा रहे हैं। टीचर्स खुद ही ट्रेंड नहीं है, किसी भी एक लैंग्वेज पर उनकी कमांड परफेक्टली नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। Students from affluent backgrounds who have early access to English medium schools find better higher education and job opportunities, creating a massive gap between them and rural or unprivileged students. सामाजिक आर्थिक असमानता। जो अच्छे बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे होते हैं, यानी संपन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे,
उनको तो बचपन से ही अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ने का मौका मिल जाता है, साथ ही उनकी हायर एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी होती है और जॉब भी बहुत अच्छे सेक्टर्स में लग जाती है क्योंकि वो इंग्लिश में फ्लुएंट हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पाएँ, वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं और ये रूरल और अर्बन के बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा वाइड होता जाता है। हम हमेशा एजुकेशन टू लिव टुगेदर या इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, बट ये इंटीग्रेशन कहीं हो नहीं पाता। अमीर गरीब का या फिर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम या अर्बन और रूरल का गैप हमेशा ही बढ़ता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा की समस्याएं। Lack of face-to-face interaction. Without traditional classrooms, students miss out on direct contact with teachers and peer discussions. This isolation can make it difficult to clear doubts instantly and can lead to a loss of motivation. अभी तो हम इसमें जानेंगे कि जो ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग होती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली तो होती है आमने सामने बैठकर बातचीत की कमी। यानी अगर एक रियल क्लासरूम की आप बात करें तो उसमें बच्चा ऑन द स्पॉट अपने डाउट्स को टीचर से पूछकर क्लियर कर लेता है या फिर अपने क्लासमेट से ही पूछकर एक दूसरे को पढ़ा लेते हैं। बट ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है कि आपको डाउट्स क्लियर करने के लिए वेट करना पड़ता है कि कोई आपके कमेंट का रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा। अगली प्रॉब्लम है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। डिस्टेंस लर्निंग heavily relies on internet connectivity, computers और smartphones. Students in rural or underprivileged areas often face electricity cuts, poor internet networks और a lack of personal devices. प्रौद्योगिकी पर निर्भर। जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग जो है वो पूरी तरह से इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। अगर गांव में कोई बच्चा रह रहा है या किसी ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, उसको अपनी एजुकेशन स्मूथली कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आती है। कभी भी लाइट कट जा रही है, कभी भी इंटरनेट चला जा रहा है। Credibility and recognition issues. Some open learning degrees or certificates are still viewed with skepticism by traditional employers or universities who may favor candidates with regular on-campus degrees. विश्वसनीयता और मान्यता के मुद्दे। अब ओपन लर्निंग से जो मिलने वाली डिग्रीज़ होती हैं उनकी वैल्यू हमेशा रेगुलर के कंपैरिजन में कम होती है। आप हमेशा देखेंगे कि अगर एक एम्प्लॉयर को एक रेगुलर डिग्री वाले को चुनना हो या फिर एक ओपन या डिस्टेंस लर्निंग वाले को चुनना हो तो वो प्रेफरेंस हमेशा रेगुलर वाले को ही देगा। यानी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मिलने वाले सर्टिफिकेट या डिग्रीज़ में विश्वसनीयता की कमी हो जाती है कि पता नहीं बच्चे ने सच में पढ़कर ये डिग्री पाई होगी या फिर बस पैसे देकर मिल गई होगी। पुअर क्वालिटी स्टडी मटेरियल। The printed or digital learning modules provided by open universities can sometimes be outdated, poorly translated, or too dense for students to understand without guidance. खराब गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री। जो इस तरह के ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, खुले या दूरस्थ वाले विश्वविद्यालय, इनके द्वारा जो शिक्षण सामग्री बच्चों को प्रदान की जाती है वो अक्सर बहुत ही कम गुणवत्ता वाली होती है। मतलब वो लोग सिलेबस को रिवाइज़ नहीं करते हैं, वही पुराना 20-25 साल पहले की जो किताबें प्रिंटेड थी उसी को बच्चों को दे देते हैं। डिस्टेंस लर्निंग वाले बच्चे बार बार अपने घर से वहाँ पहुँच नहीं सकते कि वो क्वेरीज कर पाएँ, जिस वजह से उन्हें उन टॉपिक्स को पढ़ने में और समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। यानी इनका टीचिंग मटेरियल भी एकदम आउटडेटेड रहता है, रिवाइज नहीं होता। डिफ़िकल्टी इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। Subjects that require hands-on training, laboratory experiments, or physical workshops like science, engineering, or geography are very difficult to teach effectively through distant methods. व्यवहारिक विषयों में कठिनाई। ऐसे विषय जिसमें कि व्यवहारिक प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है या प्रयोगशालाओं का प्रयोग होता है, जैसे कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भूगोल, तो इन सब में जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बच्चे अपने घर पे नहीं कर पाते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन की ये सबसे बड़ी कमी हो पाती है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अब भाई जिसे करके सीखना है वो चीज़ कोई रट के कैसे सीखेगा भला। हाई ड्रॉप आउट रेट्स। Because distance learning requires extreme self-discipline and time management, many students struggle to balance it with full-time jobs or family responsibilities, leading them to leave courses incomplete. देखिए, डिस्टेंस लर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है।
स्कूल या क्लासेस में जब आप फिज़िकली जाते हैं तो वहाँ तो आपको ऑलरेडी मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ सब लोग पढ़ रहे हैं तो हमें बैठ के पढ़ना ही है। बट आपने भी फेस की होगी प्रॉब्लम कि घर पे पढ़ने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी यहाँ से किसी ने कोई काम बोल दिया, वहाँ से कोई काम याद आ गया, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और इसी वजह से कई बच्चे डिस्टेंस लर्निंग में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। एज अ रिज़ल्ट वो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सो ड्रॉप आउट रेट्स इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि उनके लिए अपने घर की जिम्मेदारियां और पढ़ाई या फिर नौकरी साथ में सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन एजुकेशन, शिक्षा में परीक्षा प्रणाली की समस्याएं। फोकस ऑन रोट लर्निंग, एग्जाम्स ऑफन टेस्ट मेमोरी rather than deep understanding. Students tend to cram facts, formulas and definitions just to pass the test, forgetting most of the material shortly after. हमारी परीक्षा प्रणाली में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हमारा हर क्वेश्चन पेपर बच्चे के सिर्फ रटने की कैपेबिलिटी को ही चेक करता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चों से किसी ना किसी चीज़ की डेफिनेशन ही पूछ रहे होते हैं, तो बच्चे भी बस उन डेफिनेशंस को रट लेते हैं और सिर्फ तब तक ही उसे याद रखते हैं जब तक उसे पेपर में लिख ना दें। एक बार वो पेपर में लिख दिए फिर उनके दिमाग से भी वो कंसेप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। High stress and anxiety. The intense pressure to score well creates immense mental stress, anxiety, and fear of failure among students. It reduces learning to a source of fear rather than a joyful process. बच्चे ज़बरदस्ती क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। लर्निंग उनके लिए कभी भी मज़ेदार नहीं होती। एग्ज़ाम्स की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो बच्चों के ऊपर अननेसेसरी का स्ट्रेस डाल देते हैं। इतना ज़्यादा उनके दिमाग पर दबाव पड़ता है मार्क्स अच्छे लाने का, अच्छा परफॉर्म करने का, कि इस वजह से उन्हें हमेशा मानसिक तनाव, चिंता या फिर विफलता का डर सताता रहता है। आप खुद सोच के बताइए, व्हेन हैव यू एवर एन्जॉयड एग्जामिनेशंस? सो इट्स ऑब्वियस एग्जामिनेशंस कैन नेवर बी फन। एक्चुअली हो सकता है अगर ध्यान रटने से ज़्यादा समझने पे लगा दिया जाए। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। A single 3-hour written exam evaluates all students uniformly. It fails to account for diverse learning styles, creative thinking, or practical skills like leadership, problem solving, and collaboration. 3 घंटे की एक लिखित परीक्षा और वो सभी छात्रों को एक ही मानक पर मापती है। मतलब सेम क्वेश्चंस हर अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के बच्चों के लिए, और हम उसी के बेसिस पे ये इवैल्यूएट कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा कितना होशियार है और कौन सा बच्चा कितना कमज़ोर है। ना तो उस पेपर में किसी भी तरह की शिक्षण शैली, रचनात्मक सोच, नेतृत्व, समस्या समाधान, किसी भी तरह का आकलन नहीं हो रहा। वो पूरा का पूरा पेपर सिर्फ ये टेस्ट करने के इंटेंशन से बनाया जा रहा है कि बच्चा कितना अच्छा रट के आया है। यार ये चीज़ें तो मुझे खुद को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर रही हैं। हाँ सच में, मैं भी जो पेपर्स बना रही हूँ, जो क्वेश्चंस बच्चों को दे रही हूँ, उसमें कहीं भी उनकी क्रिएटिविटी नहीं चेक हो रही। इट्स जस्ट कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन रट के आए हैं या सोशलिज्म इन यूरोप में उन्हें डेट्स याद हैं कि नहीं। सुधार तो करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। The entire academic year often boils down to a final high-stakes summative exam. This structure ignores a student's daily progress, participation and improvement throughout the school term. सतत मूल्यांकन की उपेक्षा। पूरा का पूरा शैक्षणिक वर्ष अंत में आकर एक काफ़ी बड़ी और योगात्मक परीक्षा पर ही सिमट जाता है। मतलब हम कभी भी ऐसा कोई एग्ज़ाम पैटर्न या सिस्टम डेवलप नहीं करते हैं जिससे कि पूरे साल बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट को मापा जा सके। हम सिर्फ एक एनुअल एग्जामिनेशन बना के रख देते हैं जिसमें पूरे साल भर का बच्चे ने जो भी रटा होगा वो उसमें जाके लिख देगा, और उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है। प्रमोट्स अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। द सिस्टम रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड प्योरली ऑन मार्क्स, fostering toxic peer competition and comparison. This shifts the focus from individual growth to simply outscoring classmates. ये परीक्षाएं बच्चों के बीच में हमेशा एक प्रतिस्पर्धा को जन्म देती हैं। हम बच्चों के परीक्षा में आने वाले मार्क्स के बेसिस पे ही उन्हें एक रैंक दे देते हैं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन लास्ट आया है, जिस वजह से फेलियर्स टॉपर्स को नहीं पसंद करते और टॉपर्स को ऐसा लगता है कि फेलियर्स के साथ हम रह के बिगड़ जाएंगे।
तो ये रैंकिंग कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां ला देती हैं। अगेन इंटीग्रेशन ख़त्म होने लगता है। encourages malpractices. The overwhelming pressure to clear exams or secure top grades frequently pushes students toward unfair means such as cheating or leaking papers, compromising academic integrity. आप सोच के देखिए, ज़्यादातर गलत काम करना बच्चे परीक्षा के डर से ही शुरू करते हैं। जैसे कि चीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं आता बच्चों के दिमाग में, अगर उन्हें ये प्रेशर नहीं होता कि एग्ज़ाम में मार्क्स लाना ज़रूरी है, वो भी चीज़ों को रट के, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही फिर भी मजबूरी में रटना पड़ रहा है। और जब वो नहीं रट पाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट वो चिट पेपर्स बनाते हैं, पेपर लीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परीक्षा के दबाव की वजह से ही आ रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम, शिक्षक शिक्षा प्रणाली की समस्याएं। आउटडेटेड करिकुलम, द ट्रेनिंग सिलेबस ऑफन रिलाइज ऑन ओल्ड थ्योरीज एंड लैक्स फोकस ऑन मॉडर्न पेडागोजिकल स्किल्स सच एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग और मैनेजिंग डिजिटल क्लासरूम्स। शिक्षक के प्रशिक्षण में सबसे बड़ी कमी है पुराने पाठ्यक्रम की। ये जनरेशन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, एजुकेशन पूरी तरह से टेक बेस्ड हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पाठ्यक्रम आज भी वही पुराना सा ही चला आ रहा है। हम बीएड में अभी भी घिसी पिटी पुरानी चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, अगर आप एक NEP 2020 को हटा दें तो। जब हम टीचर्स खुद एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू नहीं सीख पा रहे हैं तो आखिर हम बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना, कंसेप्ट्स को रटना और फिर उन्हें पेपर में जाके लिख देना। लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टीचर कैंडिडेट्स स्पेंड टू मच टाइम ऑन टेक्स्ट बुक थ्योरी एंड नॉट इनफ टाइम गेनिंग रियल हैंड्स ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस इन एक्चुअल स्कूल क्लासरूम्स। वही बात है कि व्यवहारिक प्रशिक्षण की कमी। हम टीचर्स खुद ही बैठकर सारे पाठ्य पुस्तकों को रट रहे हैं, सारे सिद्धांतों को रट रहे हैं। इसकी जगह अगर हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखते, यानी हर चैप्टर को किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाया जा सकता है, तो वो ज़्यादा बेटर होता, रैदर देन किसी थॉर्नडाइक, पैवलोव और इन सब के नाम रटने के। सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग कॉलेजेस, देयर इज़ अ मैसिव ग्रोथ ऑफ लो क्वालिटी commercialized private training institutes that lack proper infrastructure, libraries and qualified faculty. काफ़ी निम्न स्तर के प्रशिक्षण कॉलेज भी अब बनने लगे हैं, जिसमें कि ना तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान देते हैं, लाइब्रेरीज़ नहीं होती उनके पास, लैब्स नहीं होते कि हम किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सीख पाएँ। बस पैसे छापने के लिए वो एडमिशन्स लेते जाते हैं और कॉलेजेस में किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। पुअर ICT integration. Many teacher education programs do not properly train educators on how to effectively integrate information and communication technology and smart tools into their teaching. आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें स्मार्ट पैनल्स पे पढ़ाना आता होगा, या जिन्हें आता भी है उनमें से कितने ऐसे होंगे जिनको उसके सारे फीचर्स यूज़ करने आते होंगे? शायद ही एक आध लोग। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम टेक बेस्ड बन तो गए हैं, लेकिन हम टेक को यूज़ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि टीचर्स को ये सिखाया नहीं जा रहा है। रियरली ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस होते होंगे जो टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स कराते होंगे। इनएडेक्वेट एडमिशन स्टैंडर्ड्स, एडमिशन इनटू टीचिंग प्रोग्राम्स ऑफन लैक स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स हु सी टीचिंग एज अ लास्ट रिजॉर्ट rather than a primary career choice. अपर्याप्त प्रवेश मानक, शिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके लिए किसी भी तरह का स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किया गया है। आप सोचिए मैक्सिमम जितने भी टीचर्स होंगे उनमें से 90% टीचर्स ऐसे हैं जो टीचर बाय चांस हैं, टीचर बाय चॉइस नहीं, कि मतलब लाइफ में कुछ नहीं बन पाए तो हम बीएड करके टीचर बन जाएंगे। तो जिसके लाइफ का एम ही वो नहीं है, आखिर वो अपना 100% एफर्ट उसमें कैसे दे पाएगा? वो बच्चों के लिए दिल से कभी कुछ करना ही नहीं चाहेगा, अपने अंदर किसी तरह का चेंज नहीं लाना चाहेगा, क्योंकि उसका एम सिर्फ पैसा कमाना था और जो किसी और तरीके से नहीं हो पाया तो उसने टीचिंग फील्ड में कदम रख लिया। वीक प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वंस टीचर्स कंप्लीट देयर इनिशियल डिग्री देयर आर वेरी फ्यू हाई क्वालिटी continuous in-service training programs to help them update their skills throughout their careers. अब चलो बीएड करने के दौरान तो हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन एक बार जब बीएड ख़त्म होता है और हम अपने करियर में एंटर करते हैं टीचिंग फील्ड में, तो उसके बाद से ट्रेनिंग पूरी तरह से छूटी जाती है। अब सिर्फ रेगुलर बेसिस पे जाके पढ़ाना होता है और सैलरी का इंतज़ार करना होता है। बहुत कम ऐसे स्कूल्स होते हैं जो अपने टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, और बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक फ़िक्स जॉब लगने के बाद भी अपने आप को अपडेटेड करते रहना चाहते हों। देखिए बात सीधी सी है,
अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज़ अ गुड स्टूडेंट। वो अपनी पूरी ज़िंदगी सीखता है, हमेशा सीखता है, चाहे उसकी नौकरी परमानेंट हो या ना हो। So that is it for today. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.